हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइडिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। और हम एक बार फिर आपसे मिल रहे हैं एग्जामपुर सीरीज में। यहाँ पे हम कर रहे हैं आपके 10th और 12th क्लास एग्जाम की प्रिपरेशन, ठीक है। और मैं हूँ आपकी रितिका सोनी मैम, जो आपको आज की क्लास में पढ़ाने वाले ही हूँ बिजनेस स्टडीज, ठीक है। तो आज हम करेंगे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 एंड दिस इज योर पार्ट 2, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने टॉपिक 1 में बेसिक चीजें देख ली थी रिलेटेड टू मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। और इसके बेसिस पर हमने प्रीवियस क्लास में 1 मार्क क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए थे। हम यहाँ पे टॉपिक वाइज चलेंगे। अभी हमने ये वाला जो टॉपिक लिया है नेचर और सिग्निफिकेंस का, इसका मैंने बेसिक टॉपिक लिया है मैनेजमेंट। इसके बाद हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, काफी सारी चीजें, कोऑर्डिनेशन, वो अलग अलग टॉपिक में हम एक एक करके रिवाइज करेंगे और उसके बेसिस पर कितने क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, कितने क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम 1 बाय डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने प्रीवियस क्लास में 1 मार्क क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द एमसीक्यूज, ठीक है। अब आज की क्लास में हम आगे जो है नंबर्स में, जैसे कि 4 मार्क क्वेश्चन और 5 मार्क क्वेश्चंस, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लास, ऑलराइट। चलिए, सो प्राइडिस एजुकेशन जो है अभी आपके लिए ऑफर प्राइस में लेकर आया है क्लास केजी से लेकर 10th तक का पूरा ईयरली जो पैकेज है, दैट इज एट द रेट ओनली 9,999, ठीक है। वैसे तो इसका ईयरली प्राइस 30,000 होता है, बट ऑफर प्राइस में अभी प्राइडिस एजुकेशन आपके लिए लेकर आया 9,999 में पूरे साल का ईयरली सब्सक्रिप्शन। एंड सेम विद क्लास 11th एंड 12th, क्लास 11th एंड 12th का भी जो ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है वो होता है 30,000 का। बट फिलहाल अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको ये ऑफर एक्सेस हो जाएगा और आपको पूरा क्लास 11th और 12th, मतलब ईयरली, क्लास 11th है तो पूरा ईयरली पैकेज ऑफ क्लास 11, और अगर 12th में तो पूरा ईयरली पैकेज ऑफ क्लास 12 अवेलेबल है 9,999 में। और अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, रीजन व्हाई वी शुड परचेज पेड सब्सक्रिप्शन, सो व्हाट वी आर ऑफरिंग इन पेड सब्सक्रिप्शन, वी आर ऑफरिंग द क्लासरूम वीडियोस, ठीक है, 3D वीडियोस, लेक्चर्स वीडियोस, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस, रिसेंट लाइव वीडियोस, ठीक है। ये सारी तरीके की वीडियोस आपको हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। 3D वीडियोस, 2D वीडियोस एनिमेटेड फॉर्म में है, तो उसको देख के काफी मजा आता है बच्चों को। इसके बाद आपका जो भी सिलेबस है, पूरा कंटेंट है, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। इसके साथ साथ आपके टेक्स्ट बुक के पूरे फ्री सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल हैं, वर्कशीट्स आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी वर्कशीट्स अवेलेबल हैं, एंड ऑफ कोर्स डाउट सेशन, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो 1-on-1 डाउट सेशन भी अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, ओके, सो इन टुडेज क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। 3 मार्क क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या समझेंगे, पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। एक तरीके से ये पजल के फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछते हैं। बीएसटी बहुत इंटरेस्टिंग पेपर बनाते हैं, ठीक है, जिनको पजल्स, हर्डल्स पसंद होती है। तो उसी तरीके से पहले तो आपको क्वेश्चन को डिकोड करते आना चाहिए। डिकोड मतलब कि व्हाट दे आर आस्किंग, पूछ क्या रहे हैं वो, ये बच्चों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसी के बाद आंसर लिखा जाए तो अच्छा है। बच्चे समझ गलत लेते हैं, गलत आंसर लिख लेते हैं, फिर तो आपके मार्क्स की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, ठीक है। चलिए, तो 3 मार्क क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट हैज 3 मेन डायमेंशन, एक्सप्लेन दीज डायमेंशंस। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। 3 मार्क क्वेश्चन में आ सकते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन। ये पूछ रहे हैं कि मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जिसके 3 डायमेंशंस होते हैं। आपको वो तीनों डायमेंशंस लिखना है। अभी हम लोगों ने जब फीचर्स रिवाइज किए थे मैनेजमेंट के फीचर्स, तो वहां पे हमने देखा था दैट मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी, ठीक है। मैनेजमेंट जो है 1 डायमेंशनल नहीं है। मैनेजमेंट को बहुत सारी चीजों को साथ में लेकर चलना होता है। मैनेजमेंट अकेले वर्क का नहीं होता, मैनेजमेंट अकेले लोगों का नहीं होता, या मैनेजमेंट अकेले काम का नहीं होता। मैनेजमेंट सभी चीजों का मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो बेसिकली इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग दोज 3 डायमेंशंस, ठीक है। दे आर आस्किंग द 3 डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के वो 3 डायमेंशंस कौन कौन से हैं, दैट वी नीड टू राइट हियर, ठीक है। तो देख लेते हैं आंसर आपको कैसे लिखना है। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब गलतियां क्या होती हैं वो देख लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं, अगर बच्चों को आंसर लर्न होता है तो बेसिकली दे यूज टू राइट डायरेक्टली आंसर्स। सो बच्चों को अकेला आंसर क्या आता है, उन्हें पता है आंसर के मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है,
मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो वो क्या करते हैं, अकेला आंसर लिखेंगे, ANS लिखेंगे। लाइक आपने क्या किया, आप अकेला क्या करते हैं इसमें, आप आंसर लिखते हैं, ठीक है। आंसर में आपने यहां लिख लिया मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड थर्ड वन इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। बच्चे सिर्फ इतना लिख देते हैं और हो गया आंसर, ठीक है। इतने आंसर लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। दैट इज नॉट एट ऑल द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर। इसमें 3 मार्क का क्वेश्चन है, द चेकर विल गिव यू 1 मार्क ओनली, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। अब वाई इट इज सो, ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है कि इसमें सिर्फ 1 ही मार्क क्वेश्चन मिलेगा, बिकॉज यू नीड टू डिस्क्राइब दीज पॉइंट्स एटलीस्ट इन मिनिमम 2 लाइन्स, ठीक है। आपको इन पॉइंट्स को एटलीस्ट मिनिमम 2 लाइन्स में डिस्क्राइब करना ही होगा, ठीक है। और इसको और एक्यूरेटली लिखने के लिए आई सजेस्ट यू कि जो फॉलोइंग वाली लाइन होती है, हेडिंग वाली लाइन होती है, दैट वी शुड नॉट मिस, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट दे आर आस्किंग, ठीक है। पहले तो वो ध्यान से पढ़ो कि मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है दैट हैज 3 मेन डायमेंशन एंड व्हाट दे आर आस्किंग यू एक्सप्लेन दोज डायमेंशंस, ठीक है। जो डायमेंशंस की ये लोग बात कर रहे हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आंसर में फर्स्ट लाइन ऐसा लिखेंगे दैट यस मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट इंक्लूड्स 3 डायमेंशंस, द डायमेंशंस आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज, ठीक है। ये जो फॉलोइंग वाली लाइन है दैट वी शुड ऑलवेज इंक्लूड इन आवर आंसर्स, ठीक है। आंसर्स में लिखना जरूरी है एंड आफ्टर दैट 1 फिर आप ये लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड मतलब इसको थोड़ा डिस्क्राइब, 2 लाइन्स में इसको डिस्क्राइब एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये क्या है, ये आपकी मेन हेडिंग है, इसके अंडर आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कीप इन योर माइंड कि आप ये जो हेडिंग है इसको अंडरलाइन कर लें, ठीक है। चलिए अब हम इसका आंसर एग्जैक्टली देखते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। देखो कैसा लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। आंसर स्टार्ट कैसे हुआ है, सी द आंसर, ठीक है। ये देखो यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है, मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट हैज 3 डायमेंशन, द डायमेंशंस आर, ठीक है। डायमेंशंस आर करके फिर तीनों डायमेंशंस जो हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तीनों को एक्सप्लेन किया हुआ है, एटलीस्ट देयर शुड बी 2 लाइन्स, ठीक है। अगर आपको लर्न नहीं भी है तो आप 2 लाइन में उसको डिस्क्राइब जरूर करें, अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दें, ठीक है। लेकिन डिस्क्राइब करना ना भूलें। अगर क्वेश्चन 3 मार्क का है, अगर सेम क्वेश्चन 1 मार्क का है तो आपको सिर्फ हेडिंग लिखनी है। मैंने इसको कलर चेंज करके आपको यहाँ पे शो किया है, बट यू डू नॉट नीड टू यूज अनदर कलर पेन, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, यू नीड टू राइट ओनली विथ ब्लू पेन, ठीक है। ब्लू बॉल पेन यूज करना है और हेडिंग्स को आप अंडरलाइन कर सकते हैं पेंसिल से और स्केल्स का यूज करके, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, management translate the work in terms of goals to be achieved and assign the means to achieve it. This is done in terms of problems to be solved, decision to be made, plans to be established, budgets to be prepared, responsibility to be assigned and authority to be delegated. तो पहला क्या है, मैनेजमेंट includes the management of work, ठीक है। वर्क में क्या होता है कि मैनेजमेंट बेसिकली जो काम लोग कर रहे हैं उसको गोल में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। और बहुत सारे मीन्स जो है वो असाइन कर लेता है ताकि आप उस गोल को अचीव कर सके, जैसे कि आप प्रॉब्लम्स जो भी उनको टाइमली सॉल्व करें, ठीक है। डिसीजन जो भी है उनको प्रॉपरली टाइम पर ले, प्लान्स जो है उनको स्टैब्लिश करें, बजट्स जो है उनको प्रॉपरली प्रिपेयर करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करें, अथॉरिटी डेलीगेट करें। इन सारी चीज़ों को अगर आप प्रॉपरली परफॉर्म करते हैं तो आपका वर्क क्या होगा, मैनेजेबल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को मैनेज करना है, ठीक है। द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टूवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बाय
मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररेलेवेंट। नेक्स्ट होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग हैं, पीपल हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनका आपको मैनेजमेंट करना है। कैसे करोगे आप उनको मैनेज? उनको मेक देम वर्क देयर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ठीक है, उनको आपको काम कराना है टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हाउ? एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, बहुत अच्छे से, ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गोल्स, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क वो परफॉर्म कर सके, ठीक है। सो मैनेजमेंट ऑफ पीपल इज योर सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। नो मैटर विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट इज, इट हैज सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। दिस रिक्वायर अ प्रोडक्शन प्रोसेस विच इंटेल्स द flow of input material and technology for transforming this input into the desired output for consumption, ठीक है। आप ऑपरेशन मतलब क्या होता है? तब फॉर द बेसिक पर्पस योर ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जिस्टिंग, ठीक है। आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर मार्केट में एग्जिस्ट करता है तो उसका कुछ बेसिक पर्पस तो होता ही होगा, ठीक है। आइदर वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा, इधर वो कोई गुड प्रोड्यूस कर रहा होगा, कुछ तो कर रहा होगा, ठीक है। उसका मेन जो पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन का, जो उसका मेन फंक्शन है, दैट इज व्हाट इट इज ऑपरेशन, ठीक है। जैसे कि कहीं पर अगर आप देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक मिस्टर वाई है, ठीक है। ये मिस्टर वाई है, मिस्टर वाई की क्या है? फैक्ट्री है, बिजनेस है। बिजनेस में क्या प्रोड्यूस, ये इनका बिजनेस है, बिजनेस में क्या प्रोड्यूस होते हैं? बिजनेस में इनके क्लॉथ्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये क्लॉथ्स प्रोड्यूस करते हैं और क्लॉथ्स प्रोड्यूस करके क्या कर देते हैं? सेल कर लेते हैं। तो इनका बेसिक ऑपरेशन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है। इनका बेसिक ऑपरेशन क्या हो गया? प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ्स। तो हर एक व्यक्ति का, हर एक बिजनेस का क्या होता है? बेसिक ऑपरेशन होता ही है, जिसके लिए वो सर्वाइव कर रहा होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें? बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें आपको प्रोडक्शन प्रोसेस दिखाई देती है, जिसमें बहुत सारे इनपुट मटेरियल्स आते हुए दिखते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज होता हुआ दिखता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है डिजायर्ड आउटपुट में कंजम्पशन पर्पस के। जैसे कि मिस्टर एक्स की अभी क्लॉथिंग फैक्ट्री थी, वो बहुत सारे इनपुट मटेरियल लाते होंगे, टेक्नोलॉजी का यूज करते होंगे। इनपुट मटेरियल मतलब रॉ कॉटन, कलर्स, डाई के लिए, और भी रॉ मटेरियल उसकी डिजाइनिंग के लिए। फिर उसके बाद उसको पूरा प्रोसेस करते हैं, टेक्नोलॉजी मशीनरी इसका यूज करते हैं और आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हैं। शर्ट, साड़ियाँ, जो भी क्लॉथ मटेरियल, ड्रेस मटेरियल उन्होंने प्रोड्यूस किया है, मैन्युफैक्चर किया है। तो दिस इज व्हाट ऑपरेशन इज, ठीक है। आपको उसको भी प्रॉपरली मैनेज करना होता है। तो मैनेजमेंट के 3 डायमेंशंस होते हैं। कौन कौन सी? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। लाइक दिस यू नीड टू राइट योर आंसर, डोंट नीड टू लर्न इट, डोंट नीड टू, आपको उसको रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। रट्टा मारने से कुछ नहीं होता। आपको इस चीज को अगर आप अंडरस्टैंड कर देते हैं, आपको याद क्या रखना है? यू नीड टू लर्न दिस हेडिंग्स। आप ये हेडिंग्स चेंज नहीं कर सकते, नेवर चेंज दीज हेडिंग्स, ठीक है। आप कभी इनको बदलना नहीं। अकेला इसके अंदर का जो मटेरियल है वो एज इट इज लर्न करना इज नॉट द ओनली ऑप्शन। You need to understand what it is written here. If your English is good, ठीक है, आप अच्छे से अपने thoughts को इंग्लिश में फ्रेम कर सकते हैं, तो you can write it in your own words. और अगर आपको इंग्लिश की प्रॉब्लम है, then you need to learn the subheadings, not subheading, that material under the heading as well. All right, चलो. Now coming towards the next question. The next question is success of any organization depend upon its management justify. देखो, बहुत टाइप के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में आते हैं। मैं एक बार आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बता देती हूँ। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। जो अभी हमने देखा था वो एक एग्जाम्पल था डायरेक्ट क्वेश्चंस का, ठीक है। उसमें आपको क्वेश्चन को डिकोड नहीं करना होता। डिकोड नहीं करना होता है मतलब आपको उस क्वेश्चन को समझना नहीं होता है कि क्या पूछ रहा है, वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि मैनेजमेंट के 3 डायमेंशंस होते हैं, आप कोई सा आप वो डायमेंशंस को एक्सप्लेन कर दो। अब आपको उस क्वेश्चन को क्या समझना है, सीधा सीधा पूछ लिया, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा आता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये कौन सा है? ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है दैट सक्सेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो उसके मैनेजमेंट पर डिपेंड करती है, ठीक। अब आपको इसको क्या करना है? जस्टिफाई करना है। ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इसको राइट या नो में लिखना है एंड अलोंग विद द रीजन। इफ यस देन व्हाट इज द रीजन, इफ नो व्हाट इज द रीजन, ठीक है।
तो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। फिर आते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं बेटा, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में बेसिकली आपको डेफिनेशंस दी होती हैं। व्हाट इट इज रिटन इन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, डेफिनेशंस आर गिवन, ठीक है। आपको डेफिनेशंस जो हैं, डेफिनेशंस दी होती हैं एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई द डेफिनेशन, यू नीड टू आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल। आपको डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल दोनों ही दे सकते हैं। एग्जाम्पल और डेफिनेशन आपको दी होती है और आपको उसको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। आपको बेसिकली जो टॉपिक है वो गिवन नहीं होता, आपको डेफिनेशन दी होती है। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज केस स्टडी, ठीक है। सबसे जो सबको भूत जैसा दिखता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक जो दिखता है, सबसे सबको जो डर लगता है, लास्ट वन इज केस स्टडी, ठीक है। जिसमें आपको पूरा एक केस दे दिया जाता है कि मिस्टर एक्स हैं, वो यहाँ से पढ़ाई कर कर आए हैं, उनके जो फादर हैं वो ऐसा करते हैं, उनके फादर ने उनको पैसे दिए, फिर उन्होंने बिजनेस खोला, बिजनेस खोलने से पहले डर रहे थे दोस्त से। इस तरीके से पूरा एक केस दिया होता है एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, ठीक है। तो केस स्टडी है। तो हम सारे ही क्वेश्चन को वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। केस स्टडी क्वेश्चन आता है, बट ऐसा नहीं है कि ये टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। क्वेश्चंस जो हैं आपको क्लियरली दिए होते हैं, आपको सिर्फ उनको डिकोड करना, मतलब डिकोड भी नहीं करना होता है, डायरेक्ट आंसर्स लिखना होता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। जो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जिसका एग्जाम्पल हम ऊपर देख रहे हैं, ये इस टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों को इसमें क्या जाता है, हाउ टू राइट द आंसर। अब इसका आंसर लिखना कैसे है, स्टेटमेंट उन्होंने दिया, आपको जस्टिफाई करना है। तो बच्चों का सबसे क्वेश्चन दिमाग में, इसको स्टार्ट कैसे करें, ये कैसा दिख अजीब सा रहा है, इसको स्टार्ट कहाँ से करना है, कहाँ खत्म करना है, ये दिक्कत आती है बच्चों को, ठीक है। फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जो है ये आइडेंटिफाई नेचर के होते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई वर्ड लिखा रहता है यहाँ पे। जनरली आपको क्या दिखेगा, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन अबव पैराग्राफ। कुछ भी अबव पैराग्राफ में उसकी डेफिनेशन दी होती है, एग्जाम्पल दिया होता है, आइदर डेफिनेशन या एग्जाम्पल दिया रहता है। एंड आइडेंटिफाई नाम से ये क्वेश्चन आते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। एंड थर्ड वन इज केस स्टडी आता है, ठीक है। तो चलो हम सारे टाइप के क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। नाउ वी आर हियर फॉर स्टेटमेंट बेस्ड। अब यहाँ पे जो आपके दिमाग में सबसे पहली घंटी ये बज रही होगी, दैट हाउ टू राइट दिस आंसर, कैसे लिखना, कैसे इस आंसर को, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर, ठीक है। तो इसको शुरुआत कैसे करेंगे, तो देखो आपको कुछ ऐसे शुरुआत करनी है। सक्सेस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन इट्स मैनेजमेंट, जस्टिफाई और जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब देखो दो तरीके के आपके, एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ कि जो बेसिकली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये होते हैं दो टाइप के क्वेश्चन, ओपिनियन बेस्ड एंड नॉन ओपिनियन बेस्ड, ठीक है। ये बेसिकली ये एक तरफा क्वेश्चन है। दैट मीन्स देखो बेसिकली होता क्या है, अगर ये क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ जस्टिफाई नहीं लिखा है, ठीक है, ये लिख लेंगे ओपिनियन बेस्ड। अगर ये क्वेश्चन बनाना होगा, आर यू एग्री, डू यू एग्री, या आर यू एग्री, डू यू एग्री विद द अबव स्टेटमेंट, विथ द अबव स्टेटमेंट, ठीक है। डू यू एग्री विद द अबव स्टेटमेंट, आप अगर एग्री, आप क्या एग्री है इस स्टेटमेंट से, ठीक है। इफ यस और नो, गिव रीजन। ये है ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन। अगर इसको ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन अगर एग्जामिनर को फॉर्म करना होगा तो वो कैसे करेगा, ऐसे करेगा, आप क्या इस स्टेटमेंट से एग्री है, अगर हाँ, इफ यस तो अपना रीजन दे, नहीं है तो भी रीजन दे। यू नीड टू गिव रीजन अलोंग विथ द स्टेटमेंट। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन की शुरुआत कर, आंसर लिखने की शुरुआत में ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता। यस या नो से आपका क्वेश्चन शुरू होता है, यस कॉमा आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट, आई एग्री विथ द अबव स्टेटमेंट। यस मैं एग्री हूँ अबव स्टेटमेंट से। एंड वाई दे आर आस्किंग द रीजन, because of the following reason, because of the following रीजन्स। अब आपको मिनिमम 2 रीजन्स इसके लिखने पड़ेंगे, ठीक है। जो भी आप रीजन्स दें उसको आपको दो रीजन्स एटलीस्ट लिखने पड़ेंगे, बिकॉज 3 मार्क का क्वेश्चन है। 1 मार्क इज फॉर द आपका ओपिनियन सही है या गलत है, 1 मार्क ओपिनियन का होता है, यस नो का, और जो 2 मार्क होते हैं उसके रीजन के होते हैं, ठीक है। ये हो गया ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन। बट ये जो क्वेश्चन है, ये जो एक्चुअली हमने इसको तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है, बट एग्जैक्टली जो ये क्वेश्चन है ये वन साइडेड क्वेश्चन है। दे आर
आर नॉट आस्किंग योर ओपिनियन, अकॉर्डिंगली दे आर एग्री विद दिस स्टेटमेंट। आपको बस इसको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई मतलब आपको इसको रीजन देना है, यस इट इज करेक्ट, आपको ये चीज बतानी है। तो बेसिकली कुछ नहीं, आपको सिर्फ रीजन देना है कि सक्सेस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की डिपेंड करती है उसके मैनेजमेंट पर। बिल्कुल करती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस कैसे डिपेंड करती है, उसके मैनेजमेंट पर डिपेंड करती है। तो yes, success of every organization depend upon the management because basically justification का मतलब यहाँ पे they are asking the reasons, ठीक है। आपको चाहे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आए या नॉन ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आए, यू नीड ऑलवेज नीड टू गिव द रीजंस, ठीक है। आपको सिर्फ रीजंस देने होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस उसके मैनेजमेंट पर डिपेंड करती है। हाँ करती है, कैसे करती है, उसके फीचर्स की तरफ जाओ, उसके इंपॉर्टेंस की तरफ जाओ। मैनेजमेंट के जो इंपॉर्टेंस है, मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल रहेगा। तो जो आपका मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस है दैट दे आर आस्किंग, बेसिकली इसको अगर डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आई कैन राइट डायरेक्टली गिव any three reasons of या give any three importance of management। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन जाएगा, कोई भी 3 इंपॉर्टेंस दीजिए मैनेजमेंट के, लेकिन दे आर नॉट आस्किंग इट डायरेक्टली। ये इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर लिया, एक लाइन का होता है, बच्चे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बट इट इज़ क्वाइट टिपिकल, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंस हो गया। मैनेजमेंट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी, मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंस है, बेसिकली रीजंस में देना है, इंपॉर्टेंस बतानी है आपको मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द टास्क ऑफ अ मैनेजर इज टू गिव अ कॉमन डायरेक्शन टू इंडिविजुअल एफर्ट्स इन अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ध्यान रखना बच्चा कि जब भी जस्टिफिकेशन के साथ आपको रीजंस पूछे जाते हैं तो यू नीड टू गिव ओनली एंड ओनली इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स। फीचर्स से इंपॉर्टेंस से ही आता है और कुछ नहीं आता, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको कुछ नहीं तो आपको लर्न ये करना है बस, ठीक है। बाकी आप ये जो इसका डिस्क्रिप्शन है इट कैन बी यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। मैनेजर का एम क्या होता है, कॉस्ट को कम करना और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ठीक है, जिससे क्या होता है कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मैनेजमेंट क्या करता है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, क्योंकि चेंजेस को कंटिन्यूसली क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उनके चेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए काम करता है, तो ऑफकोर्स इट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये आपको एटलीस्ट 3 तो लिखने हैं, बिकॉज जो है ये एक 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो यू नीड टू राइट 3, और ओपिनियन बेस्ड है तो 2 कैन बी एक्सेप्टेबल, ठीक है। दिस इज नॉन ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, इजी है, ठीक है, समझ में आया। ये क्या है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, नॉन ओपिनियन बेस्ड है, एक ही तरफा उन्होंने बोल दिया है कि हाँ भाई सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन की डिपेंड करती है मैनेजमेंट पे, आपको बस इसको जस्टिफाई करना है, तो यू नीड टू गिव इंपॉर्टेंस, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस विच क्लैरिफाई दैट मैनेजमेंट इज गेनिंग इंपॉर्टेंस डे बाय डे। अगेन आपको 3 रीजंस ऐसे लिखने हैं, यू नीड टू एक्सप्लेन एनी 3 रीजन, बिकॉज 3 मार्क का क्वेश्चन है, जो क्लैरिफाई कर दे कि मैनेजमेंट आज के दिनों में डेली बेसिस पर इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है, दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंस हो रहा है। तो बेसिकली दे आर डायरेक्टली आस्किंग द इम्पॉर्टेंस। बच्चे इनकी भाषा में, इनकी लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट वर्ड्स पर जाना है इनके। मैं हमेशा बोलती हूँ BST में वर्ड्स पर जाइए, उनके वर्ड्स को बहुत ध्यान से क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए, उनके वर्ड्स में ही आंसर छुपा होता है। सी व्हाट इट इज रिटन हियर, 3 एंड इम्पॉर्टेंस, बस सिंपल। अब आपको देख लो, सिर्फ एक्सप्लेन एनी 3 इम्पॉर्टेंस, और ये किसका है, मैनेजमेंट। ये आपका बन गया क्वेश्चन सीधा सीधा। अब आप इनकी लैंग्वेज में अगर आप कंफ्यूज, इनकी लैंग्वेज देखो, मैं बोल रही हूँ यू नीड टू फोकस ऑन द वर्ड्स, आपको उनके वर्ड्स पर फोकस करना है, उनकी लैंग्वेज पर फोकस नहीं करना है। किस पर फोकस करना है, वर्ड्स पर फोकस करना है। तो वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए, 3 मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस, तो 3 इंपॉर्टेंस के 3 इंपॉर्टेंस लिखनी है मैनेजमेंट की, ठीक है। लिख लो कोई भी 3 इंपॉर्टेंस। ग्रुप गोल्स को अचीव करने में मदद करता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है।
ठीक है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, इसको आप जो है इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करना इज बेटर, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, नहीं तो यू कैन रिप्रेजेंट इट इन दिस मैनर एज वेल, बट द थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड इज दैट आप इनको कभी भी पैराग्राफ में एक्सप्लेन मत करना, यू विल नेवर गेट फुल मार्क्स, ठीक है। हमेशा आपको पॉइंट्स में ही एक्सप्लेन करना होता है बीएसटी में, नेवर एक्सप्लेन दिस इंपॉर्टेंस इन द पैराग्राफ फॉर्मेट, ऑलराइट, ठीक है, इजी है। चलो अब आपका सबसे फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया है, दैट इज केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, हमने स्टेटमेंट देख लिया, डायरेक्ट देख लिया, इनडायरेक्ट भी बता दूंगी मैं आपको कि ये है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इतनी बड़ी केस स्टडी आती है, बच्चे देख के सबसे पहले डर जाते हैं, ये क्या है, कुछ नहीं, ईजी है, देखते हैं। Meeta has a successful ice cream business at Bikaner, namely Smart Flavors. Her ice creams are utterly delicious. She makes ice cream from fresh milk, and same are available at in a wide range of flavors and packs. She sets viable business objectives and works with the same in mind in order to ensure that customers will come back for purchasing. ठीक है, अब मीता की बात कर रहे हैं। मीता एक बहुत अच्छी बिजनेस विमेन है, ठीक है, मतलब इनके पास सक्सेसफुल बिजनेस, आइसक्रीम बिजनेस है बीकानेर में। बीकानेर में बहुत अच्छा आइसक्रीम पार्लर चलाती है जिसका नाम है स्मार्ट फ्लेवर्स, ठीक है, और इनकी आइसक्रीम बहुत ही अटरली डिलीशियस है, बहुत टेस्टी आइसक्रीम्स बनाती हैं ये, ठीक है। ये मेनली जो आइसक्रीम बनाती है फ्रेश मिल्क के साथ बनाती हैं और बहुत वाइड वेराइटीज़ में, पैक्स में, फ्लेवर्स में अवेलेबल है, मतलब इनके पास अच्छी वेराइटीज़ की आइसक्रीम है। पहली बात तो क्वालिटी अच्छी है क्योंकि फ्रेश मिल्क का यूज़ करती हैं। दूसरी चीज़ है बहुत सारे रेंज में इनके फ्लेवर्स अवेलेबल है, बहुत सारे पैक टाइप ऑफ पैक्स में इनकी जो आइसक्रीम्स है अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने प्रॉपरली अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये हमारा वर्ड जो है ये काम का है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को इन्होंने प्रॉपरली सेट किया है और ये बहुत अच्छे से काम करती है, जिसके मतलब ये इंश्योर करके चलती है कि कस्टमर इनके पार्लर में, आइसक्रीम पार्लर में वापस आए, ठीक है। Having the first mover advantage, her business was doing well. To earn higher profit, she started cutting down cost. This would sometimes lead to delay in delivery and ice cream was not reaching the market in time. अब हुआ क्या कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक है, बहुत अच्छा आइसक्रीम चला रही थी, बहुत फ्लेवर्स पैक्स में अवेलेबल है इनकी आइसक्रीम। इन्होंने प्रॉपरली क्या किया है, इन्होंने प्रॉपरली अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं और उसी ऑब्जेक्टिव्स के साथ अपने काम कर रही हैं और ये इंश्योर कर रही है कि जो कस्टमर्स हैं वो वापस आए, ठीक है। अब इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि अब थोड़ा सा कॉस्ट कट कर देते हैं, ठीक है, कॉस्ट कट कर देते हैं, प्रॉफिट और होने लगेगा। तो कॉस्ट कट करने के लिए शी स्टार्टेड कटिंग कॉस्ट एंड उन्होंने कॉस्ट कट करना स्टार्ट कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि इससे कई बार डिलीवरी में जो है टाइम लगने लगा, डिलीवरी टाइम कंज्यूमिंग हो गई। डिलीवरी में टाइम लगने के कारण इनका जो आइसक्रीम था वो समय पे मार्केट में नहीं डिलीवर हो पा रहा है, ठीक है। फिर ऐसा होते हुए कुछ टाइम हो गया और कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि जो उनके आइसक्रीम का जो डिमांड थी मार्केट में वो धीरे धीरे कम होने लगी और कंपटीटर्स मार्केट में एंटर करने लगे। यही होता है कि जब आपका थोड़ा सा भी डिमांड कम हो जाती है तो कंपटीटर्स आ जाते हैं क्योंकि कस्टमर सब्स्टिट्यूट ढूंढने लग जाते हैं। सब्स्टिट्यूट के कारण कंपटीटर्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो वही हुआ, कंपटीटर्स इनके मार्केट में आ गए और इनको थोड़ी सी इनका प्रॉफिट कम हो गया, ठीक है। सी लॉस्ट सम ऑफ हर मार्केट शेयर्स टू द कंपटीटर्स, और कुछ उनके मार्केट शेयर्स उन्होंने लॉस्ट कर दिए कंपटीटर्स के हाथों में। कंपटीटर ने उन मार्केट को कैप्चर कर लिया। एट द बिगनिंग ऑफ द समर सीजन शी गॉट बैक टू बैक ऑर्डर्स फ्रॉम फॉर सप्लाई ऑफ 4000 आइसक्रीम पैक्स ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स फॉर सम स्पेशल occasion. To ensure that the task was completed and orders delivered in time, she hired additional workers. She was thus able to produce and deliver the ice cream packs but at higher production cost. While completing activities and finishing the given task for achieving goals, Meeta realized that she was ignoring one of the important aspect of management. Identify the aspect of management that has been ignored by Meeta. Also explain the same with the help of an example. देखो हुआ क्या है, ओवरऑल मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मीता आइसक्रीम बनाती है, बहुत टेस्टी, बहुत डिफरेंट फ्लेवर्स के आइसक्रीम बनाती है, फ्रेश मिल्क यूज़ करती है
बहुत तरीके के पैक्स में, कोन में, फैमिली पैक, छोटा कप, हर तरीके के आइसक्रीम इनके यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। बहुत अच्छे से काम कर रही थी, बहुत अच्छा इनका बिजनेस चल रहा था। फिर मीता ने क्या किया, बीच में मीता ने उन्होंने सोचा प्रॉफिट बढ़ाना है, तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कॉस्ट कट कर दी। कॉस्ट कट करने से उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इनकी डिलीवरी में टाइम लगने लगा। डिलीवरी में टाइम लगने से ये हुआ कि इनकी जो आइसक्रीम है वो समय पर मार्केट में नहीं पहुँच पाई। समय पर मार्केट में ना पहुँचने के कारण कॉम्पिटिटर्स ने इस चीज़ का एडवांटेज उठा लिया और कुछ मार्केट मीता के लूज हो गए कंपटीटर्स के हाथों में, ठीक है। अब एक समय ऐसा आया कि समर टाइम आया, ठीक है। कुछ समय बाद समर टाइम आया और समर टाइम में इनको बैक टू बैक ऑर्डर्स मिले, क्योंकि नाम तो था ही, गुडविल अभी भी मार्केट में इनकी जो है अलाइव थी। उनको बैक टू बैक ऑर्डर्स मिले 4000 आइसक्रीम पैक के, अलग अलग फ्लेवर्स और अलग अलग पैक और अलग अलग ओकेशंस के लिए, ठीक है। अब मीता को ये अपॉर्चुनिटी दिखी कि भाई 4000 आइसक्रीम्स का पैक जो है ऑफर आया है, मतलब ऑर्डर आया है, अगर ये फुलफिल नहीं किया तो मार्केट में मैं पूरी तरीके से हार जाऊंगी। अब उन्होंने सोचा किसी भी कीमत पर मुझे इस जो भी मेरा ऑर्डर है इसको किसी भी कीमत पर फुलफिल करना है। तो वही हुआ, एडिशनल वर्कर हायर कर लिए इनने। कॉस्ट कटिंग का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, कॉस्ट का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा और जो है आइसक्रीम हाई प्रोडक्शन कॉस्ट पर डिलीवर करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। While completing activities and finishing the given task for achieving goal, ठीक है, इन्होंने किसी भी हाल में गोल्स को अचीव तो कर लिया, लेकिन बाद में उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अभी मिस कर दिया जो उनको नहीं करना चाहिए था। अब आपको वो एस्पेक्ट्स के बारे में मैनेजमेंट के बताना है जो मीता ने इग्नोर किए हैं और उन्हीं को सेम एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल, ठीक है। मीता ने पहले क्या किया था, पहले मीता ने, देखो यहाँ पे ध्यान दो, हाई प्रॉफिट को अर्न करने के लिए पहले कॉस्ट को कट डाउन करना स्टार्ट कर लिया था, जिसके बाद उनको क्या हुआ, जिसके बाद उनका जो है मार्केट में डिमांड कम हो गई थी। दूसरी चीज उन्होंने नेक्स्ट टाइम क्या किया, नेक्स्ट टाइम उन्होंने एडिशनल वर्कर्स को हायर कर दिए, ठीक है, आइसक्रीम समय पर पहुंच जाए बट एट हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, ठीक है। पहले उन्होंने कट डाउन किया और दूसरी बार उन्होंने क्या किया, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट पर अपने टारगेट्स को अचीव किया। तो मैनेजमेंट के दो कंसेप्ट्स यहाँ पे आपको डिस्कस किए गए हैं, दोनों पर मैंने अंडरलाइन कर लिया है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आप आसानी से इन दोनों कंसेप्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बात इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की हो रही है। यहाँ पे मीता पहले क्या कर रही थी, पहले मीता ने कॉस्ट कट कर लिया था, तो मीता क्या थी, मीता एफिशिएंट थी, इफेक्टिव नहीं थी। समय मतलब दो चीजें होती है, एक टाइम होता है, एक कॉस्ट होती है। तो मीता ने यहाँ पे कॉस्ट का ध्यान रखा, समय का ध्यान नहीं रखा, तो मीता क्या हो गई, यहाँ पे मीता एफिशिएंट हो गई, ठीक है। यहाँ पे मीता ने कौन सा जो है इग्नोर कर दिया, इफेक्टिवनेस इग्नोर किया, एफिशिएंसी को यहाँ पे इन्होंने इम्प्लाई किया। और नेक्स्ट केस में क्या किया, इफेक्टिव हो गई है मीता, नेक्स्ट में समय पे ऑर्डर पूरे हो रहे हैं बट कॉस्ट का ध्यान नहीं रख रही हैं, तो एफिशिएंट यहाँ पर नहीं है मीता, इफेक्टिव है। यहाँ पे एफिशिएंसी इग्नोर किया है या इफेक्टिवनेस इग्नोर किया है, तो यहाँ पे ओवरऑल आपको एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पूछे जा रहे हैं। अब आपको What they are asking, केस स्टडी को तो अपनी जगह है बट आपको किस चीज़ पर ध्यान रखना है, ये लास्ट की दो लाइन पर जिस पर एग्जैक्टली दे आर आस्किंग यू क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या करना है, दो एस्पेक्ट्स ध्यान आइडेंटिफाई कर ले। दोनों एस्पेक्ट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए। फर्स्ट इज व्हाट, यहाँ पे क्या इग्नोर किया है, इफेक्टिवनेस, यहाँ पे क्या इग्नोर किया है, एफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ पे ये दो कंसेप्ट को हमने देख लिया, आपको उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को एक्सप्लेन करना है और विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है। तो ये समझ लो कि 2 नंबर तो इन कंसेप्ट के, एक लाइन में आप एफिशिएंसी को मतलब 2 लाइन में आप एफिशिएंसी को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद इफेक्टिवनेस को एक्सप्लेन करेंगे और आपको प्रॉपर एक एग्जाम्पल भी देना है। एग्जाम्पल के यहाँ पे 1 मार्क्स तो एग्जाम्पल का ही है, ठीक है। अगर आपने एग्जाम्पल इग्नोर किया तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बहुत ध्यान से समझो, आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई कर लिया इफेक्टिव और एफिशिएंसी, इसके बाद उनको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करने को बोल रहे हैं विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलो इसको कैसे लिखोगे, उसको कुछ ऐसे लिखा जाएगा। पहले इन्होंने एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द राइट टास्क करेक्टली एंड विथ मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट कट कर रहे हैं तो ये एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी को देखो आइडेंटिफाई किया तो आइडेंटिफाई कर लिया,
एक्सप्लेन करने को बोल रहे हैं तो हम इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं विथ एग्जाम्पल, ठीक है। सी अ कंपनीज टारगेट ऑफ प्रोडक्शन इज 500 यूनिट्स इन अ ईयर, द मैनेजर वांट्स टू अचीव द प्रोडक्शन टारगेट बाय कटिंग डाउन कॉस्ट, ही वाज एबल टू कट डाउन कॉस्ट बट कुड नॉट हैव अचीव द टारगेट प्रोडक्शन, इन दिस केस द मैनेजर वाज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो, से अ कंपनी टारगेट्स ऑफ प्रोडक्शन इज 500 यूनिट्स इन अ ईयर, टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर हैज टू ऑपरेट ऑन अ डबल शिफ्ट ड्यू टू द पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम, द मैनेजर इज एबल टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट्स बट एट अ हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इन दिस केस द मैनेजर वाज एफिशिएंट बट नॉट सो इफेक्टिव बट नॉट सो एफिशिएंट, ठीक है। आपको प्रॉपरली आप एग्जाम्पल कुछ भी फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। मीता का ही एग्जाम्पल डाल देते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं बोला है कि मीता का एग्जाम्पल नहीं देना है, यू कैन एड ऑन द example of Meeta as well. For example, ऐसा लिख, so for example, Meeta wants to increase the profit, so she started cutting down the cost and this would lead to the delay in the delivery. So in this case, Meeta is what? Meeta is efficient but not effective, ठीक है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट वाला भी फ्रेम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मीता वॉन्ट्स टू अचीव द टारगेट ऑफ 4000 आइसक्रीम पैक, ऑर्डर ऑफ 4000 आइसक्रीम पैक, सो इंक्रीज द प्रोडक्शन, शी हायर्ड एडिशनल वर्कर एंड शी वॉज एबल टू प्रोड्यूस आइसक्रीम पैक बट एट हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, सो इन दिस केस मीता वॉज इफेक्टिव बट नॉट सो एफिशिएंट। यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ योर केस स्टडी एज वेल, अदरवाइज आपको अनदर एग्जाम्पल देना है तो यू कैन राइट इन योर own words अगर आपको कोई another example देना है। So this is the way you need to decode the case studies. All right? चलिए, now let's get started with 4 mark question। एक बार 4 mark question भी देख लेते हैं कि किस टाइप से 4 mark question can be asked। This is your question। 4 mark question हमेशा ही ऐसे ही आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो हमेशा 4 mark 6 mark क्वेश्चन ऐसे ही दिखाई देंगे हमको, ठीक है। चलिए, every organization has a set of economic and social goals and management unites the efforts of the different individuals in the organization towards achieving these goals. Identify the features of management that is stated in above line and explain any other 5 features of the management. Basically आपको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फीचर। सबसे पहले तो आप अंडरलाइन करना सीखो, पहले समझो कि ये पूछ क्या रहे हैं। आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, इतना देखो। अब जो फीचर है मैनेजमेंट का, ये एक कोई फीचर है जिसके बारे में ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन में क्या दी रहती है, डेफिनेशन दी रहती है और वो आपसे पूछते हैं कि किस चीज़ की डेफिनेशन है। तो बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वन ऑफ द फीचर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब फिर से पढ़ो और मैनेजमेंट के जो फीचर्स आपने देखे थे, लर्न किए थे, उस पर एक बार फोकस करो कि इनमें से कौन सा फीचर हो सकता है मैनेजमेंट का। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इकोनॉमिक और सोशल गोल्स होते हैं और मैनेजमेंट उनके सबके एफर्ट्स को यूनाइट करता है, अलग अलग इंडिविजुअल्स को इन ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स, ठीक है। तो मैनेजमेंट के पास बहुत सारे गोल्स हैं, इकोनॉमिक गोल है, सोशल गोल है, ठीक है। मैनेजमेंट उन सारे ही गोल्स को यूनाइट कर लेता है और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की तरफ। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ध्यान है आपको, सबके गोल को यूनाइट करके एक दिशा में ले जाना काम है, सारी चीज़ें गोल ओरिएंटेड होती हैं। तो ये जो मैनेजमेंट का फीचर है ये क्या है, गोल ओरिएंटेड। और इसके अलावा कुछ और 5 फीचर्स, सॉरी 4 अनदर 5 फीचर्स को या 4 फीचर्स को आपको अनदर डिस्कस करना है। तो हमने सारे फीचर्स लर्न किए थे, डायनामिक है, ठीक है, मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स है, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। तो इन सारे फीचर्स को आपको जो है लिखना है और इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है। क्या है लिखा है, फोकस ऑन द वर्ड एक्सप्लेन, ठीक है। एक्सप्लेन वर्ड मेंशन है ना, तो बहुत ध्यान से लिखना है। देखो पहला क्या है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यही था मैंने बताया था, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास बहुत सारे गोल्स होते हैं जिनके एग्जिस्टेंस का रीज़न अलग अलग होता है, इनको सिंपल और क्लियरली स्टेटेड होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन के पास डिफरेंट गोल्स होते हैं, मैनेजमेंट उन्हीं को एक्सप्लेन करके, बेसिकली ये आपको एक्सप्लेनेशन दिया है तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको डेफिनेशन दी हुई है, एक्सप्लेन करना ही हुआ है, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई के साथ आप उस पर एक्सप्लेन भी कर सकते हो। इसके बाद अनदर फीचर्स के मैनेजमेंट परवेसिव है, एनी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। जो एक्टिविटीज मैनेजमेंट मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज को मैनेज करने के लिए इंक्लूड है वो सारी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन है, इकोनॉमिक हो, सोशल हो या पॉलिटिकल हो।
मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, फिर मैनेजमेंट जो है ग्रुप एक्टिविटी है, डायनामिक फंक्शन है, इंटेंजिबल फोर्स है। तो इनमें से जो ईजीएस्ट है बेटा वो ये है, आप इसमें ज़्यादा आपको लर्न नहीं करना, आप इतना कर देख लो। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स बहुत ईजी है। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स, यू कैन नॉट सी द मैनेजमेंट, यू कैन नॉट टच द मैनेजमेंट, बट यू कैन फील द मैनेजमेंट इन द वे द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस, इन द वे द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म इट्स एक्टिविटीज। ठीक है, ये एक ईजी है। मैनेजमेंट जो है इज अ डायनेमिक फंक्शन, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन बिकॉज मैनेजमेंट एग्जिस्ट इन अ बिजनेस विच इज ऑल्सो डायनेमिक। सो in order to keep with that external environment, management also need to change its features, policies, not features but its policies, strategies in order to compete in the डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, एक या दो व्यक्ति से मैनेजमेंट नहीं होता है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट कंटिन्यूअस है, मैनेजमेंट खत्म नहीं होता, मैनेजमेंट जो है कंटिन्यू परफॉर्म होता है। मैनेजमेंट परवेसिव भी, ये बहुत ईजी है। एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इम्प्लाइज। ठीक है, तो ये हो गए आपके 4 मार्क क्वेश्चंस। चलिए, सो नाउ वी आर डन विद द डे। आज हमने मैनेजमेंट से टॉपिक से जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रेम हो सकते थे, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिए, एंड हाउ टू राइट दैट आंसर ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन टुडेज क्लास। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, सब्सक्राइब और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस कर दीजिए। और आपको हमारे प्राइडिस एजुकेशन का पेज फेसबुक पर भी अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे भी है, आप इनको फॉलो कीजिए। फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है, वेबसाइट विजिट करनी है, तो हमारी वेबसाइट की ये जो है ये लिंक है। इसके बाद आप प्राइडिस एजुकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर से भी, और एप्पल स्टोर पर भी अवेलेबल है। एंड दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर, एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट एनी टाइम ऑन दिस नंबर।